हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, सियासत की चिंगारियों और शोलों के बीच अब एटम बम फूटने का खतरा बीजेपी के सिर पर मंडराने लगा है। ये एटम बम उन सबूतों का है जो जाहिर करेंगे कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। इस एटम बम के फटने से चुनाव चोरी के गहरे राज भी सामने आ सकते हैं, जिस पर इस समय देश की सियासत में तहलका मचा हुआ है। एक तरफ बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है और वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी यही कवायद अब शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से कुछ महीने पहले एसआईआर को क्यों शुरू किया, क्यों इसे किसी दूसरे राज्य में पहले नहीं किया गया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, किसी भी राज्य में एसआईआर शुरू हो सकती थी, लेकिन क्या केवल बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गर्म करने के लिए पहले बिहार और अब बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू की गई है? ऐसे कई सवाल तो पहले से ही उठ रहे हैं। आप जानते हैं, इस पर कई बातें हो चुकी हैं। अब बिहार में एसआईआर के बाद मतदाता सूची सामने आने के बाद जब यह पता चला कि इसमें 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, खास बात यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार तेजस्वी यादव का, जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका नाम भी इस सूची में नहीं है। तेजस्वी यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रेस के सामने आकर यह साबित कर दिया है कि उनका नाम नहीं है। हालांकि पटना के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बाद में बताया कि तेजस्वी यादव का नाम शामिल जो ड्राफ्टेड लिस्ट है उसमें शामिल है। वैसे अकेले तेजस्वी यादव ही नहीं, बल्कि उनके जैसे लाखों लोग अब इस उलझन से गुजर रहे हैं कि उनके नाम लिस्ट में वापस कैसे आएं। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट डालने के साथ ही 1 सितंबर तक का वक्त दिया है कि इस 1 महीने में जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं वे जुड़वाने के लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करके भी चुनाव आयोग पर सवाल उठने बंद नहीं होंगे, बल्कि अब बिहार में भी चुनाव से पहले गड़बड़ी की आशंका जतलाई जा रही है। उसके साथ कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा जहां चुनाव हो चुके हैं, उनमें भी हेरफेर के सबूत विपक्ष इकट्ठा कर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो बाकायदा सबूतों का एटम बम फोड़ने की तैयारी कर ली है। वैसे भी राहुल गांधी इस समय जिस आक्रामक रणनीति के साथ बीजेपी को घेर रहे हैं और मोदी सरकार की कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं, उसमें भी बीजेपी के लिए बम जैसे धमाके ही हो रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में केवल तभी ढंग से सदन चला जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। इसमें भी विपक्षी सांसदों के भाषणों के सामने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर सब हांफते हुए नजर आए। सरकार की तरफ से एक भी मंत्री या सांसद विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, बल्कि नरेंद्र मोदी तो राज्यसभा में आने की हिम्मत भी नहीं दिखा पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इस पर ध्यान दिलाया तो अमित शाह का जवाब था कि पहले मुझसे तो निपट लो। यानी सरकार ने दिखा दिया कि देश की रक्षा और आतंकवाद जैसे गंभीर और संवेदनशील मामलों में भी बीजेपी का मकसद दुश्मनों को हराने से ज्यादा विपक्ष को निपटाने में है। मानसून सत्र में इस बार बीजेपी की तरफ से ठोक दिया, निपटा देंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। चर्चा का स्तर बीजेपी की तरफ से लगातार गिराया जा रहा है और आसंदी पर बैठे लोग विपक्ष के सदस्यों को संसदीय परंपराओं का ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जब लोकतंत्र और संसद बचेंगे तो उनकी मर्यादाएं और परंपराएं भी बच जाएंगी, लेकिन अभी तो बीजेपी उल्टी दिशा में काम कर रही है। राहुल गांधी रोजाना इन टूटती परंपराओं पर ही चिंता जता रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस के वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने खुलकर कह दिया कि उन्हें बीजेपी से डर नहीं लगता है और वो चुनाव चोरी से लेकर जितने भी किस्म की धांधलियां इस शासन में हो रही हैं, सबके खिलाफ खुलकर खड़े होंगे। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किस तरह लोकतंत्र में चुनाव की चोरी पकड़ने के लिए विपक्ष की तरफ से फोड़ा जाएगा बम, और साथ ही समझेंगे कि बीजेपी की रणनीति को कैसे ध्वस्त कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं देश का राजा कैसा हो, इस नारे पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, उसको जरा। नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, इस नारे को खारिज कर राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि बॉस ये गलत है।
मैं न राजा हूं न बनना चाहता हूं, बल्कि उस कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा के ही खिलाफ हूं जो राजा की बात करती है। राहुल का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि ये लोकतंत्र है और यहाँ लोक की ही बात होगी। राजशाही गुजरे जमाने की बात हो चुकी है और अब सरकार जो खुद को राजा और जनता को प्रजा मानती है, उसके लिए काम करने को उपकार बताती है, जनता के हक की चीजें देने को सौगात बताती है, ये सब गलत है और राहुल गांधी ऐसा कभी नहीं बनना चाहते। अपनी 2-3 लाइनों में ही राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि उनके लिए लोकतंत्र का मतलब क्या है और बीजेपी के लिए क्या है। आप जानते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सारे लोग राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए उन्हें कभी शहजादा बताते हैं तो कभी कहते हैं कि वो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा करके और अब ऐसा बयान देकर साबित कर दिया है कि वो लोकतंत्र के सच्चे नुमाइंदे हैं। बीजेपी के सामने अब नई मुश्किल खड़ी हो गई है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब वो उन्हें किन शब्दों के साथ अपमानित करेगी। वैसे भी राहुल गांधी की कही बातों की काट बीजेपी को मिलती नहीं है। नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून, लॉकडाउन, कोरोना वैक्सीन से लेकर अर्थव्यवस्था और चुनाव में धांधली तक राहुल गांधी ने जो भी बातें कही या आशंका जाहिर की, वो सब सच साबित हुई हैं। अभी बिहार में एसआईआर पूरा होने के बाद जो लिस्ट सामने आई है, उसमें भी राहुल गांधी की बात ही सही दिख रही है। इसमें एक झटके में 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं और इनमें से अधिकतर गरीब, अल्पसंख्यक, ग्रामीण अंचलों के पिछड़े लोग हैं, जिन मतदाताओं ने अभी 1 साल पहले लोकसभा चुनावों के लिए वोट डाले, जिन्होंने उपचुनावों में वोटिंग की, जिन्होंने 2003 के बाद हुए सारे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर निगम चुनाव, इन सब में वोट डाले, उनमें से 65 लाख लोगों को के नाम हटा दिए गए, उनको हटा दिया गया। ये मामूली बात नहीं है दोस्तों कि एक राज्य में 65 लाख लोगों को इस लायक नहीं माना जा रहा है कि वे वोट डाल सकें। इसमें चुनाव आयोग की चालाकी सामने आई है, जिस पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि एसआईआर में औसतन एक विधानसभा में 25,000 से लेकर 30,000 तक वोट काटे गए हैं। एक्स पर एक लंबी पोस्ट में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 65 लाख मतदाताओं के वोट काटने के बाद भी नई ड्राफ्ट सूची में अस्पष्टता है। एसआईआर ड्राफ्ट रोल में बूथ वाइज सूची न दिए जाने पर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, अब 25-30 हजार की लिस्ट में आप कैसे ढूंढेंगे कि कौन मृत है और कौन स्थानांतरित। अगर चुनाव आयोग की मंशा सच्ची और अच्छी है तो इस सूची को बूथ वाइज देना चाहिए ताकि राजनीतिक दल इन लोगों को ढूंढ सकें। चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें न बूथ का नाम दिया, न वोटर का पता दिया और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें न ही मतदाता का एपिक नंबर दिया ताकि उससे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण कर सकें। बात सही है कि जब चुनाव आयोग लिस्ट को पूरी तरह रिवाइज कर ही रहा था तो इसे बूथ वाइज देना चाहिए था ताकि अगर कोई भूल चूक हुई हो तो इसे सुधारने में भी मदद मिले। सवाल तो अब ये भी उठ रहे हैं कि जिनके नाम कटे हैं, क्या उन्हें अब भारत की नागरिकता समेत सारी सरकारी सुविधाएं हासिल करने के लायक भी माना जाएगा। आयोग का कहना है कि हटाए गए नामों में 22,34,000 मतदाता मृत पाए गए, 36,28,000 ने स्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदल लिया और 7,01,000 लोगों के नाम 2 स्थानों पर दर्ज थे। इस तकनीकी प्रक्रिया के तहत ये सफाई की गई है। अब ये जाहिर बात है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनका नाम तो एसआईआर के बिना भी कट जाता और उतने वोटर कम हो जाते। उनकी जगह 18 साल पूरी करने वाले युवा मतदाताओं के नाम जुड़ जाते। लेकिन जिन लोगों का घर या पता बदला है, उन लोगों से वोट डालने का हक वापस लेना भी आशंकित करता है कि कम से कम 40 लाख लोग अब किस तरह अपने अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे। तो चुनाव आयोग चाहता तो इस पूरी कवायद में विपक्ष का भरोसा हासिल करने के लिए उसके सवालों का जवाब देता, लेकिन चुनाव आयोग इन सवालों पर कुछ नहीं कहता है और बीजेपी इसमें विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को छोड़कर बाकी सारे दलों को इस बात की फिक्र हो रही है कि एक साथ कई लाख लोगों के नाम काटकर क्या लोकतंत्र को बचाया जा सकेगा। विपक्ष एसआईआर शुरू होने से पहले ही आरोप लगाता रहा है कि चुनाव में धांधली हो रही है। राहुल गांधी ने तो इसके लिए बाकायदा चुनाव में चोरी का इल्जाम ही लगा दिया है। आपको याद होगा दोस्तों कि राहुल गांधी का एक आलेख देश के कई अखबारों में छपा था, जिसके चुनाव चोरी का पूरा खेल उसमें उन्होंने विस्तार से राहुल गांधी ने समझाया था। अब राहुल गांधी आरोप लगाने से एक कदम आगे बढ़कर पुख्ता सबूत पेश करने की बात कह रहे हैं। राहुल के शब्दों में अगर कहें तो इसके बाद ये ओपन एंड शट केस हो जाएगा। राहुल गांधी ने इसे एटम बम के समान बताया है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, जरा इसे सुन लीजिए।
वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। बीजेपी ने राहुल के इस बयान का मजाक उड़ाने और उसे शिगुफा बताकर उड़ाने की कोशिश की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा वोटों की हेराफेरी के सबूतों का एक परमाणु बम तैयार किया है। अगर उनके पास सबूतों का परमाणु बम है तो उसका तुरंत परमाणु परीक्षण किया जाना चाहिए। सच तो यह है कि उनके पास कोई सबूत या प्रमाण नहीं है। रक्षा मंत्री ने जिस तरह परमाणु परीक्षण की बात की है, उससे समझ आ रहा है कि बीजेपी अभी राहुल की बातों को हल्के में ही ले रही है। लेकिन राहुल गांधी ने बताया है कि 5 अगस्त मंगलवार को वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत देंगे। इसके साथ ही फ्रीडम पार्क से लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक प्रदर्शन किया जाएगा। राहुल इससे पहले भी चुनाव आयोग को चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि आयोग उनके आरोपों को सिरे से नकारता रहा है और अब बीजेपी भी इसमें शामिल हो गई है। आप जानते हैं कि बीजेपी हमेशा राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए पूछती है कि कर्नाटक में तो आपकी सरकार है, क्या वहां भी गड़बड़ी हुई है? इस पर अब राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक में मतदान के दौरान गड़बड़ी हुई थी। लंबी जांच के बाद उन्हें इसका सबूत भी मिल चुका है। यह सबूत 5 अगस्त को सबके सामने राहुल गांधी पेश करेंगे। राहुल ने कहा है कि वोटर लिस्ट में अचानक 40 से 45 साल के मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए। नए मतदाताओं की उम्र 18 से 20 साल के करीब होती है, लेकिन उम्र दराज मतदाताओं का नाम बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में जुड़ना संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा है कि 6 महीने की मेहनत से यह एटम बम बनाया गया है। अब 5 अगस्त का इंतजार है कि राहुल गांधी जो सबूत पेश करेंगे उसमें चुनाव आयोग की गड़बड़ी साबित हो गई, तब बीजेपी क्या करे, क्योंकि उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव, यानी इन दोनों राज्यों के चुनाव, यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी धांधली की परतें खुलने लगेंगी। राहुल गांधी ने चेतावनी तो दे दी है दोस्तों कि गड़बड़ी करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, ऊपर से नीचे तक, और जो रिटायर हो चुके हैं उनके पीछे भी हम आएंगे। एक तरफ बिहार में एसआईआर की गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं। डॉग बाबू, कुत्ता बाबू से लेकर भगवान राम, राजा जनक, ABCD सब तरह के नामों पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट बने हैं, जिनकी जांच अब पुलिस कर रही है कि ये सब किसने किया। लेकिन गड़बड़ी हुई है ये तो सामने आ ही रहा है। चुनाव आयोग की पूरी साख, पूरी विश्वसनीयता और संवैधानिक संस्था होने का गरिमामय दायित्व सब पर दाग लगते जा रहे हैं। क्या 5 अगस्त को जो धमाका होगा उसमें धांधलियों के परखच्चे उड़ेंगे, ये देखना होगा। खैर, शायर जिगर मुरादाबादी ने ठीक ही फरमाया है कि हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई हंसने को जमाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।